Okay, so now while be dealing with security questions, जितने भी पिछले हमारे क्वेश्चंस आए हैं 2013 से लेकर टिल नाउ, वो हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी सेक्शन से। Winning of hearts and minds in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of population. Discuss the measure adopted by the government in this respect as part of conflict resolution in Jammu and Kashmir. So the question talks about WAM, राइट, विनिंग हार्ट एंड माइंड जो स्ट्रेटजी है ये एक एसेंशियल रहती है कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने में डिस्टर्बड एरियाज में, जहाँ पे हमें बताता है कि जेएंडके में क्या मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं। सो रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ population in terrorism affected areas is critical for long term peace. In J&K, Government of India has adopted various strategies to win hearts and minds of the local population to resolve the ongoing conflicts and address grievances. फर्स्ट हमने इसी को बताया कि बहुत से जो है इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने इस कॉन्टेक्स्ट में ले रखे। देन क्या मेजर अडेप्ट किए हैं स्पेसिफिकली, वी विल बी मेंशनिंग इट हियर। एक तो है डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो हमारे डेवलपमेंट इज एनेक्डोट टू कहा जाता है कि सभी प्रॉब्लम्स जो हमारी नक्सल्स या फिर तो डेवलपमेंट, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है या बेसिक कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, वेदर इट्स रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी बूस्ट करती है एंड लोग जो होते हैं वो इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड अपना काम धंधा शुरू करते हैं। जहाँ पे ये चीज़ें लैग कर रही होती हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास कम होती हैं, देन वो अल्टरनेटिव वेज ढूंढते हैं, लाइक कन्फ्लिक्ट के अंदर जो है रेबल्स को अडॉप्ट कर लेना, जहाँ पे जो है कहीं ना कहीं उनको जो है बेनिफिट मिल रहा होता है। सो ये जो है डेवलपमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस तरह से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन करके प्रोजेक्ट्स हैं, या रिसेंटली रेलवे वगैरह कनेक्ट किए गए हैं जेडके के अंदर, तो दीज आर बोस्टिंग बट इकोनॉमिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो सेकंड जो आप देखोगे, जो सेकंड जहाँ पे अडॉप्ट किया गया है मेजर गवर्नमेंट की तरफ से, वो है पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड डायलॉग। जो लोकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के, सिविल सोसाइटी हैं, उनके साथ जो गवर्नमेंट है बात कर रही है, उनके उनके क्या इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पीस हो वो वैली के अंदर प्रिवेल करे। देन फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी मेजर क्या है, क्या स्ट्रिंजेंट अप्रोच ली जाती है। जो लोग जो हैं रेबल हैं, मिलिटेंट हैं, तो उनको न्यूट्रल करने की स्ट्रैटेजी जो है यूज की जाती है। ठीक है, मतलब एक तरह की डेटरेंस भी है एक साइड से, और दूसरी साइड से जो है सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा रही है। ठीक है, जिस तरह से श्रीनगर जम्मू हाईवे सिक्योरिटी और एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है प्रिसिशन के साथ किए जाते हैं, ताकि जो लोग हैं उसमें कॉमन लोग वो हार्म ना हो। इस तरह से एक आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना करके ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम चल रहा है, जो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करता है, रिहेबिलिटेशन और कम्युनिटी के अंदर एक बिल्ड ट्रस्ट करता है। देन वी हैव रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। इसके अलावा जो है डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट वहाँ पे चला रही है, जहाँ पे जो फार्मर मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, उनको सोसाइटी के अंदर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जो पहले मिलिटेंट रह चुके हैं अब जो हैं वो अपने रोजगार में जो है जुड़ जाएं, दूसरी बार जो है मिलिटेंसी की तरफ और ना चले जाएं। देन यूथ को एंगेज किया जा रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज में, एजुकेशनल इंसेंटिव्स में, ताकि वो आर्म्स की टेकअप ना करे और पाकिस्तान के या टेररिस्ट के इन्फ्लुएंस में ना आए। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जो है डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, डायलॉग, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, रिहैबिलिटेशंस को लेकर चलाए जा रहे हैं, जो एसेंशियल हैं फॉर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। Continued commitment to these efforts is necessary for long-term peace. So this is how we will be ending this question. Move on to next one. It says Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टेलिंग अस दैट कि नक्सलिज्म जो है एक सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इशू है, जिसका हमें आउटकम जो है वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिलते हैं। इस कंटेक्स्ट में हमें बता रहा है फर्दर क्वेश्चन, डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज। एक तो बता रहा है कि एक इमर्जिंग इश्यूज डिस्कस करिए एंड मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी टू टैकल द मेनन्स ऑफ नक्सलिज्म। एक तो हमें डिस्कस करने हैं इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं इस नक्सलिज्म में, और दूसरा क्या स्ट्रेटजीज है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी, जिससे हम इन इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। सो नक्सलिज्म के बारे में थोड़ा हम रेफरेंस देंगे। ये एक वायलेंट इंसर्जेंसी है दैट स्टेम्स फ्रॉम डीप रूटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल issues. So this is something you have to keep in mind कि it is more or less
ऑफ लेफ्ट विंग टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जैसा कि बाकी कुछ स्टेट्स में आप देखें कश्मीर का जैसे राइट विंग है, ठीक है ना, रिलीजियस बेसिस या फंडामेंटलिज्म पे है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बेसिस पे है। बट जब आप नक्सलिज्म को देखते हैं तो ये मोर आर लेस जो है सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से ये अराइज हुआ है, प्राइमरली इन ट्राइबल्स एंड मार्जिनलाइज्ड एरिया। इट पोजेस अ सिग्निफिकेंट internal security threat that requires a comprehensive approach to tackle। ठीक है, significant threat ये पोज करता है जिसके लिए comprehensive approach की जरूरत है। This is how we are entering in the question by introduction। So अब हमें पहले देखना है कि emerging issues क्या है, और दूसरा हमें देखना है कि क्या मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी होगी इस चीज को टैकल करने के लिए। जो इमर्जिंग इश्यूज है हमारे नक्सलिज्म को टैकल करने में, वो एक तो है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट जो है नक्सल अफेक्टेड एरियाज में फ्यूल करती है किसको, राइज ऑफ नक्सलिज्म को। देन एलिनेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जो मार्जिनलाइजेशन ट्राइबल्स का हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड एक्विजिशन, डिफरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है नक्सल्स को मिल रहा है। देन वीक गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट, इनएडुकेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस और पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसको नक्सल ग्रुप्स दिन बाद में फील करते हैं। रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ जो है, लैक ऑफ एजुकेशन स्किल्स अपॉर्चुनिटीज जो हैं रेडिकलाइज करते हैं यूथ को इन नक्सल डोमिनेटेड एरियाज, तो वल्नरेबल हो जाते हैं वो इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा रिक्रूट होने में। तो इसके लिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे हम नक्सलिज्म को टैकल करेंगे। तो द फर्स्ट इज के सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो है एक रोबस्ट काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जिसके अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, लोकल पुलिस मिल के जो है नक्सल इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करेगी, और बाई इंश्योरिंग कि मिनिमल कोलेटरल डैमेज हो। सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। दूसरी क्या है, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। एक तो है डायरेक्ट जो है हम उनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, दूसरा है डेवलपमेंट करेंगे ताकि फ्यूचर में जो लोग हैं वो और ना अडॉप्ट करें। ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है ना। इसकी वजह से जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज है, जब वहां पे डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो लोग जो है इंसर्जेंट्स की अपील्स को नहीं सुनेंगे। देन इंक्लूसिव गवर्नेंस, तो लोकल जो ट्राइबल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और एनजीओज हैं, उनके साथ मिलके जो है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर फेथ रिस्टोर होगा एंड जो सर्विस डिलीवरी है वो इफिशिएंट हो पाएगी। ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, जस्टिस हो। ठीक है, तो इसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। देन रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी, जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इंसर्जेंसी में तो उनको रिहेबिलिटेट करना, उनका सरेंडर करवाना, ठीक है ना। देन उनको मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, जॉब ट्रेनिंग और सोशल री इंटीग्रेशन उनकी करने की ज़रूरत है। एडुकेट उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि वो फिर दोबारा से जो है नक्सलिज्म में ना जा जुड़े। वरना ऐसा होता है कि 2-4 हज़ार दिया जाते हैं कि अब तो आपने छोड़ दिया टेररिज्म, बट कुछ टाइम के बाद तो उसको कुछ काम वगैरह मिलता नहीं तो वो फिर से चला जाता है नक्सलिज्म। सो दिस इज हैपनिंग। इसलिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी है, एक तो सिक्योरिटी की डायरेक्ट एक्शन, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस और रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसीज, ये 4 इनिशिएटिव्स हमें लेने होंगे। ठीक है, तो इनको इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स, वीक गवर्नेंस और रेडिकलाइजेशन ऑफ इश्यूज। तो इन 4 के लिए हमने 4 स्ट्रेटजीज बता दी। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम, टैकलिंग नक्सलिज्म रिक्वायर्स बैलेंस्ड अप्रोच, integrating security operations, developmental initiatives, inclusive governance and rehabilitation efforts to address its root causes and mitigate its spread. So this is how we are doing. Now we have question number 3. What are the determinants of left-wing extremism in eastern part of India? Eastern part of India जो है उसके अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ईस्टर्न इंडिया में फैला रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उसको। What strategy should government of India, government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat of affected areas? तो इसमें जो है ये इन 3 एजेंसीज को क्या कैसे काम करना चाहिए ताकि ये जो अफेक्टेड एरिया है इनमें हम काउंटर कर पाए नक्सलिज्म को। सबसे पहले जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है प्राइमरली ये नक्सलिज्म को रिप्रेजेंट करता है इज प्रिवेलेंट इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, जो आपस में मिलती हैं। ठीक है ना। द इमर्जेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट आर ड्यू टू वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जैसे एक है इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, ट्राइबल का लैंड एलिनेट होना, गवर्नेंस का पोर होना और अनएडुकेट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन क्या है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ट्राइबल और रूरल एरियाज में
एक मेजर डिटर्मिनेंट बनता है कंट्रीब्यूटिंग टू राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देन डिस्प्लेसमेंट जो होती है ट्राइबल पॉपुलेशन की ड्यू टू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, लैंड एक्विजिशन, तो इसकी वजह से एक्सरबेट हो जाती है फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट स्टेट। पोर गवर्नेंस की बात करें हम, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है फ्यूल करती है लोकल ग्रीवांसेस को एंड अल्टीमेटली जो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अनएडुकेटेड लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रेजेंस और इनएफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट जो रिमोट एरियाज के अंदर नक्सल्स को एबिलिटी देता है वो फ्लरिश करें और रिक्रूट करें लोकल्स इनटू देयर फोल्ड। स्ट्रैटेजी टू काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए? सो हियर वी हैव 4 पॉइंट्स मेजरली जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस करें उसी का रिपीटेशन है, बट वी आर राइटिंग इट अगेन। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो हमारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हो विद लोकल पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिसका एम्फोसिस हो इंटेलिजेंस शेयरिंग और कम्युनिटी पॉलिसिंग। दूसरा है कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, तो हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, एजुकेशन हो, उनको प्रायोरिटाइज करना है, लाइवलीहुड्स ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना है जिसकी वजह से अपील ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज रिड्यूस हो जाएगी। एम्पावरिंग करना है लोकल गवर्नेंस को, स्ट्रेंथन करना होगा पंचायती राज को ताकि लोग जो हैं अपनी वेलफेयर के लिए खुद ही डिसीजन ले पाएँ, प्रायोरिटाइज कर पाएँ कि किन एरियाज में उनको जो है डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे करनी है। इससे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इस्टेब्लिश होगा और लोगों का फेथ जो है डेमोक्रेसी के अंदर रिस्टोर होगा। देन एंगेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बात है, जब हमें जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट और इंसेंटिव प्रोग्राम जो है उनको देने चाहिए जो सरेंडर करते हैं और डिसएंगेज करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म, ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से री इंटीग्रेट कर पाए इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन्वॉल्विंग इनहांस्ड सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी एम्पावरमेंट जरूरी है टू कॉम्बैट लाइफ विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टिवली इन ईस्टर्न इंडिया। The next we show is left wing extremism is showing a downward trend। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसके इंसिडेंसेस अब हमें कम होते देखने को मिल रहे हैं, उसके कैडर्स रिड्यूस हो रहे हैं, लोग अब ज्यादा LWE की तरफ नहीं जा रहे, बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन आज भी बहुत सी कंट्री के पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है LWE। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ड बाय LWE। ठीक है ना, तो हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि इंडिया की क्या अप्रोच है टू काउंटर चैलेंजेस, जो LWE की चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। तो अगेन ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अक्सर आप देखोगे जो हमारा सिक्योरिटी में से क्वेश्चन रिपीट ही रहते हैं मोर और लेस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है दो शोइंग ए डिक्लाइन इन इट्स इंटेंसिटी एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड कंटिन्यूज टू अफेक्ट सेवरल रीजन्स ऑफ द इंडिया। रिफ्रेज कर दिया हमने क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड मल्टी-pronged approach to address the root causes and challenges posed by LWE। Now गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है काउंटर टू LWE? एक तो सिक्योरिटी मेजर्स, डेवलपमेंटल, गवर्नेंस, रिहेबिलिटेशन, सरेंडर। ऑलरेडी ये हमने पहले जो डिस्कस किए हैं अगेन वही है। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है सेंट्रल और स्टेट पुलिस जो है स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं, फोकस किया जा रहा है इंटेलिजेंस गैदरिंग पे, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस अफेक्टेड एरियाज में डिफरेंट एजेंसी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, लोकल पुलिस के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पे क्या फोकस कर रही है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया जा रहा है। पंचायती राज, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जहाँ पे हो रही है, पेसा जैसे पीसा 96 जो है जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है ताकि लोग जो हैं ट्राइबल्स अपनी डिसीजंस खुद ले पाएँ। रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी पे जहाँ पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मॉनिटरी सपोर्ट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो लोग सरेंडर करते हैं उनको मिले। कंक्लूजन इसमें क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रिहेबिलिटेशन इज शोइंग प्रोग्रेस इन कंटेनिंग LWE, although continued focus is required to address underlying socio-economic crisis issues। We have question number 5 now. It's mob violence is emerging as a serious law and order problem in India। मॉब वायलेंस एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। बाय गिविंग suitable examples, analyze the causes and consequences of mob violence। थ्री पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टू एड्रेस। एक तो देने हैं एग्जांपल्स, देन एनालाइज करना है प्रॉब्लम को हमें, दूसरा क्या करना है, काजेस को एनालाइज करना है, देन कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करना है जिसकी वजह से मॉब वायलेंस होती है। कैसे डिफाइन करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। मॉब वायलेंस ऑफन फ्यूल्ड बाय सोशल, पॉलिटिकल एंड कम्युनल टेंशन हैज बिकम a significant concern in India। The lack of law enforcement combined with groupthink and emotional responses can lead to large-scale violence। Examples include lynchings, riots,
अटैक्स ऑन इंडिविजुअल्स आर ग्रुप। काजेस क्या होते हैं मॉब वायलेंस के? रिलीजियस और कम्युनल टेंशंस, जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस, कम्युनल हेटर जो ट्रिगर करता है मॉब वायलेंस को। 2013 के मुजफ्फरनगर राइट्स और 2018 के बेंगलुरु लिंचिंग है जैसे। सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड वीक लॉ एंड एनफोर्समेंट जुडिशियल सिस्टम हमारा कुछ काजेस हैं। सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होता है? सोशल मीडिया पे जो है कोई फेक न्यूज़ को एम्पलीफाई किया जाता है, किसी र्यूमर को फैलाया जाता है, कोई वीडियो ऐसे फेक वाली चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से मॉब इंसाइट होता है। जैसे र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड अबडक्शन 2018 में जो है लेड टू स्पेट ऑफ लिंचिंग्स। ठीक। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी मॉब पावर का यूज करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट बनता है फॉर वायलेंस। एग्जांपल हिंदुत्व ड्रिवन मॉब्स ड्यूरिंग काउ प्रोटेक्शन कैंपेन्स। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, सोशल इनइक्वालिटी की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन आती है विच व्हेन मैनिपुलेटेड कैन एस्केलेट इनटू वायलेंस। एग्जांपल दिल्ली लेड प्रोटेस्ट टर्निंग इनटू रायट्स इन 2018 भीमा कोरेगांव वायलेंस। Weak law enforcement and judicial system, ineffectiveness of law enforcement, legal process can encourage individuals to take law into their hands. Consequences क्या होते हैं मॉब वायलेंस के? इसमें सबसे पहले लॉस, लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, फैटलिटीज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है डैमेज किया जाता है, डिस्ट्रक्शन होती है। दिल्ली राइट्स 2020 की जो है एग्जांपल ले सकते। रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन किया जाता है। ठीक है। एरोजन, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो एरोड होता है। पोलराइजेशन, सोसाइटी की फर्दर पोलराइजेशन होती है। क्रिमिनल टेंशंस डीप्स होती हैं, सोसाइटल डिवाइड्स बढ़ता है, हेटेड और इंटॉलरेंस सोसाइटी के अंदर आती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखें तो प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसरप्ट होती हैं, बिजनेस ऑपरेशन जो है डिसरप्ट होते हैं। एग्जांपल मुंबई राइट्स। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन आप देखें, मॉब वायलेंस जो है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होते हैं इससे, इंक्लूडिंग टारगेटेड अटैक्स ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज माइनॉरिटी एंड दलित्स। कंक्लूजन क्या है इसका कि मॉब वायलेंस इन इंडिया stems from complex interplay of criminal, social, and political factors, and it has far-reaching consequences. Effective law enforcement, media regulations, socio-economic reforms are essential to curb growing menace. 2015 का क्वेश्चन है, the persisting drives of the government for development of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple displacements. डेवलपमेंट की वजह से मतलब ट्राइबल्स पॉपुलेशन और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की डिस्प्लेसमेंट होती है। With Malkangiri and Naxalbari Foki discuss the corrective strategies needed to win the left-wing extremism doctrine affected citizens back into mainstream of social and economic growth. कैसे हम उन लोगों को जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंडर आ चुके हैं, कैसे कौन सी करेक्टिव स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके हम उनको वापस ला सकते हैं? मतलब कि क्या करेक्टिव स्ट्रेटजीज हमें लेनी चाहिए उन लोगों को जो आकर्षित हो चुके हैं LWE की तरफ। चलिए, हमारे पास जो है RRD इंट्रो के लिए कंटेंट क्वेश्चन में ही है। लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं हालांकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन अक्सर इनकी वजह से जो है ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस होना पड़ता है और फार्मर्स, ट्राइबल पॉपुलेशन और फार्मर्स को बैकवर्ड एरियाज के अंदर डिस्प्लेस होना पड़ता है, उनको अपनी जगह से हटाया जाता है, लीडिंग टू एलिनेशन एंड सपोर्ट फॉर LWE इन एरियाज लाइक मलकनगिरी, Odisha, and Naxalbari, West Bengal. The LWE movement has been fueled by this alienation and economic marginalization. इंट्रो हमने दे दी। नाउ क्या करेक्टिव स्ट्रेटजीज हम ले सकते हैं? एक तो है कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी चाहिए। जब हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज होती हैं वो ट्राइबल वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करें, इंश्योर करें कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनको कुछ बेनिफिट मिले, जैसे एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, ट्रेनिंग मिले, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग हो। मलकनगिरी के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उसको इंगेज करने की जरूरत है इन लैंड एक्विजिशन एंड कंपनसेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट। एक तो हो गया कि इनको इंक्लूसिव, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको भी साथ लेने की जरूरत है। प्रोमोटिंग लोकल ऑनरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी ये चीज जरूरत है कि लोकल ऑनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की जरूरत है। जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो अफेक्ट होंगी किसी प्रोजेक्ट, उनको एम्पावर करने की जरूरत है ताकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में का पार्ट बन सकें। स्मॉल जो उनके बिजनेस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, स्किल ट्रेनिंग से उनको जो है बूस्ट करने की जरूरत है। एग्जांपल क्या, जैसे हम लोकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है ट्राइबल्स के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेटअप कर सकते। और पोस्ट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बाय प्रोवाइडिंग एडुकेट कंपनसेशन लैंड फॉर डिस्प्लेस्ड फार्मर्स एंड इंश्योरिंग इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड इनटू अर्बन एंड रिहेबिलिटेट इनको करने की और एडुकेट कंपनसेशन देने की जरूरत है जो
डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह जहाँ पे वो सेटल होते हैं उनका प्रॉपर इंटीग्रेशन हो दूसरी सोसाइटीज के साथ, ये भी जरूरी है। ensuring land titles and proper documentation to avoid exploitation. then social safety nets and livelihood program. इंश्योर करना है हमें सोशल सिक्योरिटी लाइक एमजी नरेगा फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज टू सिक्योर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सट्रीमिज्म। देन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटीग्रेशन, एक होलिस्टिक सिक्योरिटी अप्रोच जो है इम्प्लीमेंट की जाए, कंबाइनिंग काउंटर insurgency operation, developmental initiatives and Naxal affected area. Involvement of NGOs, civil society and local leaders to bridge gap between government policies and local needs. Then strengthen करने की जरूरत है हमें गवर्नेंस को, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन enable करेगा tribal populations to have say in the developmental process, reducing the sense of exclusion. So these are certain corrective measures which can be taken. एक तो डेवलपमेंट का है, दूसरा लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और लोकल ओनरशिप को प्रमोट करना, रिहेबिलिटेशन को स्ट्रेंथन करना, सोशल सेफ्टी नेट्स और लाइवलीहुड्स प्रोग्राम का इंश्योर करना, सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन और स्ट्रेंथन करना गवर्नेंस को। कंक्लूड कैसे करेंगे? Winning our LWE affected citizens require multi-dimensional approach focusing on inclusive development, rehabilitation, livelihoods, governance. Active engagement with local communities, humanitarian focused policies will be vital in bringing tribal populations back into the mainstream of social and economic growth. So this is how we will be ending this. The next question we have is question number 7. It says, Article 244 of the Indian Constitution relates to the administration of scheduled areas and tribal areas. First sentence of the question itself tells that कि Article 244 जो है Constitution का, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन की? शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। Then what's written ahead? उसके बाद लिखा है, Analyze the impact of non-implementation of the provisions of the 5th schedule on the growth of left-wing extremism. अगेन कहता है कि अब हमें आप बताइए कि एनालाइज करिए, ठीक है, कि जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल के प्रोविजंस लागू ना हुए, जिसकी वजह से जो है कैसे LWE जो है पनप रहा है, किस लैग की वजह से? 5th शेड्यूल के प्रोविजन फुली जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे जिन एरियाज में, तो वहां पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं LWE पनप रहा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल जो हमारा 244 है, ये एम्पावर करता है किसको? गवर्नर को, कि वो शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करे। डिड यू गॉट माय पॉइंट? अब उसके बाद 5th शेड्यूल जो है वो ले डाउन करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज। 5th शेड्यूल हमारा के अंदर स्पेशल प्रोविजंस है जो बात करता है कि ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कैसे चलेगी, इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स और लैंड एंड रिसोर्सेज, जिसके अंदर ये प्रोविजन भी हमें मिलते हैं कि ट्राइबल की राइट्स और लैंड को, रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोविजंस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ LWE इन सेवरल ट्राइबल एरिया। जब इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया 5th शेड्यूल को, तो इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से हमें LWE देखने को मिला in several tribal areas, especially in states like छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? नॉन इम्प्लीमेंटेशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? एलिनेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एलिनेट होगी, क्योंकि उनकी जो ट्राइबल की लैंड थी उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाई प्रॉपरली। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग एंड लैंड एक्विजिशंस की वजह से ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ा, हालांकि उनका से भी उसमें नहीं था। तो ये एक इशू बना। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन हो गया ट्राइबल के रिसोर्सेज का, क्योंकि प्रॉपर लीगल सेफगार्ड रहे नहीं 5th शेड्यूल के अंदर। जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो जाके ट्राइबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे विदाउट देयर कंसेंट। देन वीक ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन, जो नॉन एम्पावरमेंट हुआ ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस अंडर पैसा and lack of proper implementation of 5th schedule guidelines has left tribals underdeveloped and misgoverned, making them more susceptible to appeals of extremist groups. Then increased support for LWE, the deprivation of tribal rights or displacement की वजह से made tribals population more susceptible to promises of Naxalite and extremist groups who promise land rights, social justice. This has contributed to growth of LWE. Conclusion में हम लिखेंगे, non implementation of 5th schedule provisions intensified alienation and marginalization of tribal population, fueling growth of LWE in tribal areas. Proper implementation of tribal protection laws is crucial for curbing LWE and ensuring socio-economic inclusion of tribal communities. So this is how we will be ending it. Now moving on to next, we have the use of unmanned aerial vehicles, UAVs,
by our adversaries across the borders to ferry arms, ammunition, drugs is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle the threat. जो UAVs हमारे एडवर्सरी यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे जम्मू रीजन में पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं कि वो ड्रोन के जरिए वेपन्स बेचते हैं टेररिस्ट को J&K के अंदर, जिसकी वजह से फर्दर टेररिस्ट यूज करते हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस पे एंड कॉमन लोगों पे। तो ये जो नया ट्रेंड चला है UAVs का जहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो इससे क्या इंटरनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट है, ठीक है, जिस सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट है, ये तो इसने खुद बताया। अब हमें कह रहा है कमेंट ऑन द मेजर्स, क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इश्यूज को टैकल करने के लिए। तो UAVs जो हैं इन्होंने सीरियस थ्रेट क्रिएट किया है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, पर्टिकुलरली अलोंग इट्स बॉर्डर्स, जहाँ पे एडवर्सरीज आर्म्स, एम्यूनिशंस और ड्रग्स को स्मगल करते हैं इनके द्वारा। मेजर्स क्या लिए गए हैं UAV के थ्रेट के अगेंस्ट? टेक्नोलॉजिकल काउंटर मेजर्स, ठीक है ना। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और लेजर सिस्टम, ताकि डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किया जाए UAVs को। एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं ऑपरेशनलाइज किए गए हैं सेंसिटिव रीजन्स में लाइक जम्मू एंड कश्मीर। सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस जो है, एरियल सर्वेलेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रोन एक्टिविटीज, BSF और NIA मिलके जो है इस कार्य में काम कर रही है। ड्रोन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ड्रोन यूजेज रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट ने टाइट किए हैं with clear protocols for commercial and recreational use, while unauthorized UAVs are targeted swiftly. Then international collaboration. India is engaging in cross-border cooperation with neighboring countries to combat threat, including intelligence sharing agreements to prevent drone smuggling. तो कंक्लूड कैसे करेंगे कि एक कम्प्रहेंसिव मल्टी लेयर्ड अप्रोच जो है कंबाइनिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा जो है क्रूशियल है फॉर effectively countering UAV related security threat. Now we have next question. It's analyze the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats. Multidimensional challenges जो external state and non-state actors ने पोज किए हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को, एक तो हमें उन चैलेंजेस को डिस्कस करना है एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं वो एक डिस्कस करना है। दूसरा, मेजर्स रिक्वायर्ड टू टेक इन कम्बैट दिस थ्रेट्स, क्या मेजर्स लिए गए हैं इनको कम्बैट करने के लिए, लेने चाहिए इनको कम्बैट करने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया की है वो न्यूमेरियस इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रही है, बोथ फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स जैसे हैं पाकिस्तान, चाइना, और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे टेररिस्ट ग्रुप, इंसर्जेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। चैलेंजेस क्या हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स से? टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वारफेयर, जैसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है LET को, नॉन स्टेट एक्टर्स यूज करते हैं इंडियन सॉइल को टू लॉन्च अटैक्स, हुडी अटैक है जैसे पुलवामा अटैक। स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट बाई चाइना, तो जैसे चाइना का BRI है या CPEC है। देन क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान से हो रही है, जैसे ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहा है। चैलेंजेस क्या हैं फ्रॉम नॉन स्टेट एक्ट? नॉन स्टेट एक्टर्स जो है इंसर्जेंसी करते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म करते हैं, जिस तरह से नक्सलिज्म आपको देखने को मिलेगा या फिर टेररिज्म आपको देखने को मिलेगा J&K के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कर रहे हैं, जिस तरह से स्मगल, एक्सटॉर्शन और साइबर क्राइम्स जो हैं बढ़ रहे हैं। इनको कैसे जो है कम्बैट करने की, कैसे कम्बैट किया जा सकता है? हमें बॉर्डर सिक्योरिटी को जो है स्ट्रेंथन करना होगा, सर्वेलेंस सिस्टम हो, हाईटेक बॉर्डर फेंसिंग इंश्योर करनी होगी, इंप्रूव करना होगा काउंटर टेररिज्म एंड साइबर क्राइम यूनिट्स को, जैसे एजेंसी को, NIA को स्ट्रेंथन करना होगा। एड्रेस करने की जरूरत है रूट काजेस, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट और इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। रीजनल जो डिप्लोमेसी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसके अंदर एंगेज करना है। कंक्लूड कैसे करेंगे? इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी रिक्वायर्स comprehensive approach combining technology, diplomacy, development, counterterrorism measure to address multidimensional threats from external and non-state actors. Now, banning of Jamaat-e-Islami in Jammu and Kashmir brought into the focus of our ground workers in assisting terrorist organizations. कह रहा है कि जमात-ए-इस्लामी को J&K के अंदर बैन करना इस चीज को हाईलाइट करता है कि OGWs जो है कैसे टेररिस्ट को असिस्ट करते हैं। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय OGWs इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज, डिस्कस मेजर्स टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ OGWs। फिर फर्दर हमें कहता है कि एक तो एग्जामिन करिए कि OGWs जो है
क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे असिस्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और दूसरा क्या मेजर लिए गए हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, दोनों हमें करेंगे। सबसे पहले कि ओजीडब्ल्यूज होते क्या हैं। ओजीडब्ल्यूज बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं जो डायरेक्टली आर्मड कॉम्बैट के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है टेररिस्ट को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्रोवाइड करते हैं। बेनिंग ऑफ जमात इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ओजीडब्ल्यूज इन इंसर्जेंसी। रोल क्या होता है ओजीडब्ल्यूज का, जैसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओजीडब्ल्यूज क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सेफ हाउसेस में, टेररिस्ट कहीं पे मूव कर रहा है तो उसके लिए जगह होटल्स बुक करके रखते हैं। वेपन्स उनके कहाँ पे स्टोर करने, स्मगलिंग रूट्स जो हैं टेररिस्ट के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग के कहाँ से जो है मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे मिलिट्री इस वक्त है, किस जगह पे नहीं है, पुलिस की एक्टिविटीज़ क्या है, वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी सेटअप्स, कहाँ पे पुलिस नहीं है, कहाँ से अटैक हो सकता है, ये इंटेलिजेंस ये टेररिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन, चूंकि टेररिस्ट खुद जो है ग्राउंड पे आके जो है नहीं कर सकते फील्डिंग, दैट्स वाई जो OGWs होते हैं, ठीक है, तो ये जो है लोकल लोगों के साथ कंटैक्ट करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं इशूज को और उनको जो है टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलाते हैं। फर्दर ये फंड रेज करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिसकी वजह से जो है टेररिस्ट ऑपरेशंस जो है फाइनेंस हो पाते हैं इलीगल चैनल से। अब ये कुछ हमने चार लिखे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और फंड रेजिंग करना। मेजर्स क्या लिए गए हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक तो है इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सर्वेलेंस। एनहांस्ड सर्वेलेंस जो है की जा रही है, बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन एजेंसीज इज एसेंशियल। कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी ट्रस्ट होगा तो लोग इनको पकड़वा सकते हैं। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, जो पकड़े गए उनके अगेंस्ट स्ट्रांग यूएपीए के एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर एक्शन लेना जरूरी है। सो कंक्लूड हम करेंगे कि न्यूट्रलाइजिंग OGW नेटवर्क requires a combination of intelligence, community involvement, and legal enforcement to disrupt terrorist activities and break the support structures in insurgency affected areas. So this is how I'll be completing it. Next, as CPEC is viewed as cardinal subset of China's larger One Belt, One Road initiative. Give a brief description of CPEC, enumerate the reasons why India has distanced itself from the same. CPEC जो है एक $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका पर्पस है, जिसका मकसद है ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है उसको चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के साथ कनेक्ट करना। इट मीन्स कि चाइना के बीच में से होके यहाँ पे कश्मीर से पास करते हुए यहाँ पे रोड्स और रेलवेज नेटवर्क बनाए जाएंगे। इसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी एंड चाइना को अल्टरनेट एक एक्सेस मिल जाएगा मलक्का स्ट्रेट के अलावा जो है मिडिल ईस्ट को और वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करने का। सीपैक एक चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जो ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी को एनहांस करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलेंगे। चाइना पाकिस्तान के अंदर है और इसके बियॉन्ड भी दूसरी कंट्री जो इसको ज्वाइन कर रही हैं तो उनके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। इंडिया ने खुद को क्यों डिस्टेंस किया है, एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, चूंकि जो कश्मीर है पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, दो वो इंडिया का पार्ट है। इंडिया की परमिशन के बाद बगैर जो है इंडिया की टेरिटरी के साथ जो है कोई इन्फ्रिंजमेंट जो है बिना इसकी परमिशन के इसको सॉवरेनिटी पे एक इन्फ्रिंजमेंट समझी जाती है। स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स इसका देखें तो सीपैक चाइना पाकिस्तान की टाइज को स्ट्रेंथन करता है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जो है कंसर्निंग है। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस आप देखें तो सीपैक जो है स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज ग्रुप्स हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न ये रेज करता है इंडिया के लिए, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा। कंक्लूड कैसे करेंगे, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम सीपैक इज ड्रिवन बाय सॉवरेनिटी इशू, strategic concerns and security implication. Now the next question we have is the northeastern region of India has been infested with insurgency. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलती है लंबे टाइम से। एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्मड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। तो हमें मेजर रीजन बताने हैं जिसकी वजह से आर्मड इंसर्जेंसी इस रीजन के अंदर देखने को मिलती है। जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है इंडिया का उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड हमें इंसर्जेंसी जो है देखने को मिल रही है, फ्यूल्ड बाई ethnic, political, and economic grievances. जो survival of this insurgency can be attributed to several complex factors. Reasons क्या है insurgency का? Ethnic and identified issues. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उल्फा है जैसे NSCN है, ठीक है, ये ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात कर। इसी तरह से मणिपुर के अंदर जो कुकी मेथीज का कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इश्यूज हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स आप देखें तो जो है प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे भी आप देखें तो जो ये वाले रीजन्स थे इनको अलग से ट्रीट किया जाता था
एंड ज़्यादा फोकस था नहीं ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन रीजन्स में भी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे भी जो है इन्होंने एलिनेशन जो है पॉपुलेशन ने वहाँ पे फील किया है। जियोग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स आप देखें तो डिफिकल्ट ट्रेन है, वहाँ पे पोरस बॉर्डर है, तो जो इंसर्जेंट्स हैं वो बॉर्डर्स बहुत फ्रीक्वेंटली म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो है क्रॉस करते हैं, जहाँ पे इनको सेफ हेवन्स मिलते हैं। फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट एक मेजर रीजन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है, ये अल्टीमेटली इसकी वजह से रिजेंटमेंट फ्यूल होती है लोगों के बीच में। तो कंक्लूजन क्या है, एथनो पॉलिटिकल डिमांड्स, हिस्टोरिकल एलिनेशन, जियोग्राफिकल चैलेंजेस और इकोनॉमिक नेग्लेक्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करता है परसिस्टेंस इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके लिए मल्टी फैसेटेड सोल्यूशन की जरूरत है, जिसके अंदर डायलॉग हो, डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी इंटरवेंशन भी हो। द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू impact of radicalism which is seen in her neighborhood. Discuss along with strategies to be adapted to counter this environment. किस तरह से जो है रेडिकलिज्म को जो है वो काउंटर किया जा सकता है मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक सोसाइटी के। एक तो इम्पैक्ट क्या है रेडिकलिज्म का, और दूसरा काउंटर स्ट्रेटजीज क्या है, ये दो चीजें हम एड्रेस। इंडिया जो है विद इट्स मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक फैब्रिक प्रोन टू एक्सटर्नल रेडिकलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, रेडिकल इन्फ्लुएंसेस जो है नेबर कंट्री से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कपल्ड विद इंटरनल वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल कोहेजन। रेडिकलिज्म का क्या इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इंसाइट करता है मिलिटेंसी को जेएंडके के अंदर। इंटरनल वर्नेबिलिटीज भी हैं, जिस तरह से क्रिमिनल टेंशन होती हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती हैं जो फ्यूल करता है एक्सट्रीमिज्म को। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट देखें तो पोलराइजेशन ऑफ कम्युनिटीज जो है अल्टीमेटली हमें इसका रिजल्ट वायलेंस में देखने को मिलता है। काउंटर स्ट्रेटजीज क्या होंगी, सोशल इंटीग्रेशन हमें प्रमोट करना होगा, काउंटर टेररिज्म मेजर्स को प्रमोट करना स्ट्रेंथन करना होगा, काउंटर रेडिकलाइजेशन हमें प्रोग्राम चलाने होंगे, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी यहाँ पे जरूरत है। इंडियाज रिस्पॉन्स टू रेडिकलिज्म इन इट्स नेबरहुड मस्ट फोकस ऑन सोशल कोहेजन, इकोनॉमिक inclusion, international cooperation, robust counter-terrorism frameworks to safeguard its security and unity. International civil aviation laws provide all countries complete and exclusive sovereignty over the airspace above their territory. What do you understand by airspace? एक तो पहला इसने पूछा कि एयर स्पेस से हम क्या समझते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज लॉज ऑन द स्पेस अबव द एयर स्पेस। तो ये जो लॉज होते हैं जिनसे जो है स्पेस के ऊपर जो एयर स्पेस है गवर्न की जाती है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस which this poses and suggest ways to contain the threat. चैलेंजेस और जो ways to contain थ्रेट हमें इसमें डिस्कस करने हैं चार चीज। एयर स्पेस जो है रेफर करते हैं बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस को, जो एक कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर होती है। ये एक्सटेंड करती है वर्टिकली इनटू द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज। ईच कंट्री हैज एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी राइट ओवर the airspace above its territory, which includes the right to regulate, control and defend it. Implications क्या होते हैं एयर स्पेस सॉवरेनिटी के, नेशनल कंट्रोल और सिक्योरिटी रहती है, कोई कंट्री अपनी जो एयर स्पेस है उसको रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जब जरूरत पड़े। इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ट्रीटीज जो हैं कंट्रीज कंट्रोल करती हैं अपनी टेरिटोरियल एयर स्पेस को। इनोसेंट पैसेज हालांकि ये अलाउ कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, दैट्स अंडर शिकागो कन्वेंशन। यूज ऑफ एयर स्पेस फॉर मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पर्पसेस, countries can use their airspace for military operations. National defense must ensure compliance with international law and avoid disputes with neighboring nations. Challenges posed by airspace sovereignty. क्या challenges जो हैं airspace sovereignty pose करती है, violation of sovereignty, unauthorized intrusive flights जो foreign aircrafts की जो है वो एक security risk पैदा करती है in cases of surveillance, military incursions. airspace congestion, commercial flights, military operations की वजह से जो airspace का congestion देखने को मिलता है। UAVs, राइज ऑफ ड्रोन जो है इसकी वजह से न्यू चैलेंजेस सिक्योरिटी की हमें देखने को मिलती है। एस्पेनॉज एंड टेररिस्ट अटैक्स इससे बढ़ते हैं। कैसे इस थ्रेट को कंटेन किया जा सकता है, सर्वेलेंस एनहांस करनी होगी, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को स्ट्रेंथन करना होगा और यूएवीज को रेगुलेट करना होगा। कंक्लूड कैसे करेंगे, एयर स्पेस सॉवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर नेशनल सॉवरेन सिक्योरिटी, बट चैलेंजेस arising from UAVs congestion and foreign incursion require international collaboration, advanced technology solutions to safeguard airspace integrity. The next we have is question number 8. In 2012, the longitudinal marking for high risk areas for piracy was moved from 65 degrees to 78 degrees east in the Arabian Sea by the International Maritime Organization. What impact does
दिस हैव ऑन इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न। व्हाट इट एक्चुअली सेज इज दैट कि जो हमारा इंडियन ओशन है, सपोज करते हैं इंडियन ओशन है, पहले पायरेसी इस रीजन में हुआ करती थी, अब ये वाला रीजन जो है जो इंडिया के करीब है उस एरिया में जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा पायरेसी हो रही है। इसके रिगार्डिंग जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन वाटर्स जो है बढ़ गई, ठीक है ना, ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट होगा, सिक्योरिटी एंड रिसोर्स ड्रेन हो सकता है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स जहाँ पे अराइज हो, कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए? नेवल प्रेजेंस को इन्हांस करो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस को बढ़ाओ, ठीक है। Then we have what are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats. जो इंडिया फेस कर रही है मल्टीपल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल वायलेंस, साइबर थ्रेट्स एंड एथनिक टेंशन। इन चैलेंजेस का जो रूट काज है वो है सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल, जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है यहाँ पे, एक तो टेररिज्म का आप मान लीजिए जो जम्मू एंड कश्मीर नक्सल में है, दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार में, कम्युनल वायलेंस जो है आपको देखने को मिलेगा जैसे मॉब लिंचिंग या फिर अर्बन एरियाज में जो है रेकरेंट इश्यूज, मुजफ्फरपुर, राइट। साइबर थ्रेट्स जो है जिस तरह से साइबर टेररिज्म, डेटा ब्रीचेस, फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हमें देखने को मिलते हैं, इलीगल माइग्रेशन, बांग्लादेशी एंड म्यांमार के जो लोग हैं इलीगली, जिस तरह से रोहिंग्या वगैरह जो है वो आ गए हैं, तो वो एक राइज ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, तो इसमें जैसे रा है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स को ये काउंटर करता है, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी इस पे काम करता है। आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो है गैदरिंग करती है। एनआईए टेररिस्ट एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है। सीबीआई जो है एंटी करप्शन और सीरियस क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। एनटीआरओ जो है एक टेक्निकल इंटेलिजेंस साइबर डिफेंस है टू सेफ गार्ड अगेंस्ट डिजिटल थ्रेट्स। कंक्लूड कैसे करेंगे हम? इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज चैलेंज्ड बाय डाइवर्स फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ intelligence and investigative agency like RA, IB, NIA, CBI to address complex security threats. Moving ahead, we have question number 2. What are the maritime security challenges in India? Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. Maritime security की क्या challenges है इंडिया के अंदर, हम और हमें डिस्कस करना होगा ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल, प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स जो लेने हैं टू इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इंडिया फेस कर रहा है सेवरल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग पायरेसी, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, गिवन इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशन। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? पायरेसी और मैरीटाइम टेररिज्म आपको देखने को मिलेगा, इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग, आर्म्स की, ड्रग्स की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी हजार्ड्स, ऑयल स्पिल्स, शिपरेक्स वाले इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो these all are part of maritime security challenges. Organizational, technical and procedural initiatives क्या लेने चाहिए? इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो की रोल प्ले करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी, रेस्क्यू ऑपरेशन, मॉनिटरिंग मैरीटाइम जोन्स में। जो हमारा नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, एक सिस्टम है सर्वेलेंस और डेटा शेयरिंग का बिटवीन एजेंसीज टू ट्रैक शिप्स एंड डिटेक्ट इलिसिट एक्टिविटीज। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिया ने पार्टनर किया है विद यूएस, जापान, श्रीलंका फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी through joint exercises, information sharing, counter piracy operation. Then maritime security strategy इंडिया की जो है जैसे सागर डॉक्टरीन to ensure peaceful maritime operations and regional cooperation. Conclude कैसे करोगे? India has bolstered in maritime security through institutional reforms, technological advancement and regional cooperation to counter maritime threat. We have question number 3 now. What are the different elements of cybersecurity? Keeping in view the challenges in cybersecurity, examine the extent to which India has successfully developed comprehensive national cyber security strategy. Different elements एक cyber security के डिस्कस करने हैं और दूसरा challenges जो cyber security में है, ठीक है। तो देखते हैं cyber security जो है critical area of concern है for India given its growing dependence on digital infrastructure. Protecting data network systems from cyber threats is integral to national security. Elements cyber security के क्या है? जैसे confidentiality, sensitive data जो है accessible हो जाता है, इंश्योरिंग, ये हमें इंश्योर करना होता है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है सिर्फ ऑथराइज्ड एंटिटीज को ही उसका एक्सेस मिले। इंटीग्रिटी, सेफ गार्ड करना है हमें डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ताकि अनऑथराइज्ड अल्टरेशंस अवॉइड की जा सके। अवेलेबिलिटी, तो इंश्योर करना है कि जो डेटा और डेटा सिस्टम से वो अवेलेबल रहें फॉर लेजिटिमेट यूज। ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई और आइडेंटिफाई करना है यूजर्स को ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस डिनाई किया जा सके। नॉन रिपुडिएशन, ensuring actions or transactions cannot be denied after execution. Incident response, timely response to cyber attacks or breaches, mitigate damage and restore service. Challenges क्या हैं cyber security की?
एक तो आपको देखने को मिलेगा कि साइबर थ्रेट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, साइबर टेररिज्म, डेटा ब्रीचेस, फिशिंग, रैनसमवेयर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, और विद एआई इंक्रीजिंग तो बहुत ही कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं ये सब। इनसफिशिएंट साइबर अवेयरनेस है, डिजिटल अरेस्ट आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे कंट्री के अंदर, इवन रिनाउंड पर्सनालिटीज भी इसमें फंस गई है। वल्नरेबिलिटीज इन सर्टेन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल सेक्टर्स जो हैं जैसे बैंकिंग, पावर ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे हमें हैकिंग के इंसिडेंसेस और मालवेयर्स के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वी नीड टू स्ट्रेंथन देम टू। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है? साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास 2013 की, जो सिक्योर करता है साइबर इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करता है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। देन वी हैव नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है हमारे पास, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर थ्रेट से बचाता है। देन हमारे पास थर्ड इन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट इन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो रिस्पॉन्ड करता है टू साइबर इंसिडेंट्स एंड डेवलप करता है साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। देन वी हैव डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये इनकरेज करता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड सिक्योर करता है डिजिटल सर्विसेज को। तो कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं? India has made significant strides in developing comprehensive national cybersecurity strategy, but challenges like increased cyber threats, insufficient awareness, require continued success on capacity building, legal frameworks, and international collaboration. Now, the next issue is keeping in view India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks, also discuss डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दी सोफिस्टिकेटेड अटैक। क्रॉस बॉर्डर जो साइबर अटैक्स हैं उनकी वजह से मेजर थ्रेट जो है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को देखने को मिलता है, एज फॉरेन एंटिटीज जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकती है, डिसरप्ट कर सकती है सर्विसेज को और सेंसिटिव डेटा को चुरा सकती है। इम्पैक्ट क्या होता है क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स का? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट है, स्पिनॉज और डेटा थेफ्ट देखने को मिलता है, साइबर टेररिज्म देखने को मिलता है। डिफेंस के मेजर्स क्या लिए गए हैं? साइबर इंटेलिजेंस शेयरिंग, strengthening legal framework, building cyber defense capabilities और public awareness, ताकि पब्लिक अवेयर है। कंक्लूड कैसे करेंगे? क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स pose significant risks to India internal security, necessitating robust defenses, international cooperation and public awareness to mitigate threats. The next we have discussed how emerging technologies and globalization contribute to money laundering, elaborate measures to tackle the problem of money laundering both in a एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं और ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज मनी लॉन्ड्रिंग की हमें देखने को मिलती हैं, जो इनेबल करता है इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स विद ईज। कंट्रीब्यूशन टू मनी लॉन्ड्रिंग आपको देखेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइंस जो है एनोनिमस ट्रांजैक्शंस करता है, तो कोई भी इलीगल मनी इसमें पार्क कर सकता है। फिनटेक इनोवेशन से जैसे P2P लेंडिंग है, डिजिटल वॉलेट्स हैं, तो ये एवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग एंड लॉन्ड्रिंग मनी आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। देन ग्लोबलाइजेशन कैसे सपोर्ट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को? ये ग्लोबल फाइनेंशियल जो नेटवर्क है ये अलाउज करता है फंड टू मूव अक्रॉस जुरिस्डिक्शन, क्विकली कॉम्प्लिकेटिंग एनफोर्समेंट एफर्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड और ऑफशोर ई-कॉमर्स जो है यूज किए जाते हैं टू हाइड एंड लेजिटिमाइज इलिसिट फंड्स बाय लेयरिंग एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू इकोनॉमी। मेजर्स टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? नेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो हैं वो लाए गए हैं, PMLA और KYC रेगुलेशन स्ट्रिक्ट की गई है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाए गए हैं जो मॉनिटर करते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को। इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो स्ट्रेंथन किया जाता है FATF की गाइडलाइंस। कंक्लूड कैसे करना है? एड्रेसिंग मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी in financial transaction. Moving ahead, we have discussed different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight menace. तो different types of cyber crimes की और measures हम कैसे इसको रोक सकते हैं cyber crimes को? Cyber crimes involves illegal activities carried out using computers and digital networks, and with the rise of digital technology, its scale and impact are expanding rapidly. पहले तो हमने cyber crime को ही define कर दिया क्या है। Types क्या है cyber crimes के? Hacking है जैसे अनऑथराइज्ड सिस्टम को और डेटा को एक्सेस कर लेना। फिशिंग क्या होता है? फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी लेजिटिमेट एंटिटी। देन साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, हरास करना, किसी को इंटिमिडेट करना डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा कर इम्पर्सोनेट करना इंडिविजुअल्स को, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना दूसरे के बिहाफ पे। ऑनलाइन फ्रॉड जैसे फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, एडवांस फ्री फ्रॉड होता है, ई-कॉमर्स फ्रॉड होते हैं, रैनसमवेयर अटैक्स, किसी का सिस्टम हैक करके बंद कर देना एंड उससे पैसे मांगना सिस्टम को ओपन करने के। मेजर्स क्या लिए गए हैं टू फाइट साइबर क्राइम्स? स्ट्रेंथन करना है हमें साइबर लॉज को,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसके अंदर इमर्जिंग थ्रेट्स को हमें कवर करना होगा। साइबर अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस हमें ना देखने को मिले। इम्प्रूव करना है हमें साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स, फायरवॉल्स एंड ट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हमें इंस्टॉल करने होंगे, स्पेशली अगेंस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक बैंक। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, ठीक है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? फाइटिंग साइबर क्राइम्स रिक्वायर्स मल्टी-pronged अप्रोच including legal frameworks, public awareness, technological innovations to safeguard digital spaces. Next we have is, what is Cyber Dome project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes in India. साइबर डोम प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है केरला पुलिस के द्वारा जो साइबर क्राइम्स को कम्बैट करता है, ठीक है, बाय क्रिएटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर। साइबर डोम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिससे हम मॉनिटर कर पाए, ट्रैक कर पाए और इन्वेस्टिगेट कर पाए साइबर क्राइम्स को। कंपोनेंट्स इसके क्या हैं? कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और साइबर एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं। साइबर फोरेंसिक लैब जो है उसके अंदर एडवांस टूल्स टू इन्वेस्टिगेट डिजिटल एविडेंस एंड ट्रेस क्रिमिनल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। यूटिलिटी इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स, एनहांस्ड इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। रियल टाइम ट्रैकिंग साइबर क्रिमिनल्स, डेटा शेयरिंग जो है इन बिटवीन एजेंसीज होती है। साइबर अवेयरनेस, लोगों के बीच में जो है कैंपेन। साइबर डोम प्रोजेक्ट जो है ये साइबर कंट्रोल को एनहांस करता है बाय प्रोवाइडिंग कटिंग एज टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, कोलैबोरेशन एंड अवेयरनेस। डेटा सिक्योरिटी हैज assumed significant importance in the digitized world due to rising cyber crime. Justice B.N. Sharma Committee report addresses issues related to data security. What in your view are the strengths and weaknesses of the report relating to protection of personal data in cyber space? तो जस्टिस B.N. शर्मा कमेटी जो है, कृष्णा कमेटी जो है, इसने अपनी रिपोर्ट 2018 में सबमिट की थी। इसने प्रपोज किया था कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो लाया जाए फॉर सेफ गार्डिंग पर्सनल डेटा इन इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। तो डेटा प्रोटेक्शन जो हमारी बिल है 2024 की वो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, तो इसके बिहाफ पे दिन लेटर ऑन बना था। तो स्ट्रेंथ क्या है? कम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की इसने बात की थी, फोकस किया था यूजर कंसेंट पे, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की थी, राइट्स डेटा सब्जेक्ट्स की बात की थी। वीकनेसेस क्या थी? एम्बिग्यूटी, इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेड स्कोप ऑफ एनफोर्समेंट, सर्वेलेंस कंसर्न। Discuss the potential threats of cyber attack and security framework to prevent it. Cyber attacks pose significant threats to national security, financial system and personal data due to increasing reliance on digital infrastructure. Potential threats क्या हैं cyber attacks के? Data breaches होते हैं, cyber espionage होता है, ransomware और disruption होती है critical infrastructure की। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट साइबर अटैक? साइबर सिक्योरिटी लॉ स्ट्रेंथन करने होंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी होगी, साइबर इंटेलिजेंस प्रॉपर एक सेपरेट यूनिट बनाना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंश्योर करनी होगी जिससे जो है हम इफिशिएंट प्रैक्टिसेस जो है इंस्टॉल कर ला सकें अपने सिस्टम के अंदर। कंक्लूजन कैसे करेंगे? कंप्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क involving legal measures, intelligence sharing and technological defenses is essential to counter cyber attacks and protect critical infrastructure. The next we have is, scourge of terrorism is a grave challenge to national security. What solutions do you suggest to curb this growing menace? What are the major sources of terrorist funding? ठीक है, terrorism remains significant threat to national security, destabilizing regions, destroying lives and undermining peace. Addressing terrorism requires multidimensional approach. Solutions to curb terrorism क्या हो सकता है? Improved intelligence gathering like RAW and NIA. International cooperation की जरूरत है, इंटरपोल, FATF, UN. Addressing root cause, poverty, unemployment, political unstable. Strengthen करना होगा लीगल फ्रेमवर्क UAPA को, ठीक है, एंटी टेररिज्म लॉज को, काउंटर रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाने होंगे लाइक रोशनी। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। मेजर सोर्सेज टेररिस्ट फंडिंग के जो है, नार्कोटिक्स ट्रेड जो अफगान से हो रही है, इलीगल आर्म्स ट्रेड, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल लाइक पाकिस्तान, चैरिटेबल फ्रंट्स जहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड रेज करती है अंडर गुज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन अनदर इनका जो है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है टेररिस्ट। कंक्लूजन क्या है इसमें? कर्बिंग टेररिज्म रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, स्ट्रॉन्गर लॉज, international cooperation in addressing root causes like socio-economic deprivation, eliminating funding resources and strengthening counter-radicalization efforts are crucial in defeating this menace. Moving ahead, we have use of internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat. पहला इसने पूछा है कि किस तरह से
जो स्टेट एक्टर्स जो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं ये सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करने के लिए। दूसरा ये है कि हम इसको कैसे कर्ब कर सकते हैं इस थ्रेट। तो इंट्रो कैसे करेंगे हम। द प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैज फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटीज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्च ग्रुप्स। उसी को हमने रिफ्रेश किया। मिस यूज कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के द्वारा। प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट यहाँ पे होती है, जैसे आईसिस का ग्रुप यूज कर रहा है। कोऑर्डिनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, लॉन वॉल्फ अटैक्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, या फिर प्लानिंग की जाती है ऑनलाइन चैट्स में। फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो है, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह जो है ऑनलाइन ही होती है। गाइडलाइंस क्या है इसको कर्व करने के लिए। रेगुलेट करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। साइबर सर्वेलेंस को इनकरेज करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। साइबर लिटरेसी इंश्योर करनी होगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी जरूरत है कि कोई कंट्री एंड टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड ना करे। कंक्लूड कैसे करेंगे। द मिसयूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स पोज सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। रेगुलेशन, साइबर सर्वेलेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसेंशियल हैं इसको कर्व करने की। मूविंग अहेड वी हैव रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन where social media has resulted in Indian youth joining ISIS. What is ISIS and its mission? How can ISIS be dangerous to the internal security of our country? तो पहला तो इसने बताया कि आइसिस क्या है और इसका मिशन क्या है। दूसरा हमें एड्रेस करना है कि आइसिस कैसे डेंजरस हो सकती है हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। राइज ऑफ आइसिस जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया and its ability to recruit youth where social media has become a serious threat to India's internal security. पहले ही हिट में हमने जो है कोर एड्रेस किया है। व्हाट इज आईसिस और इसका मिशन क्या है। आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस है ग्लोबल इस्लामिक कलीफेट जो है एस्टेब्लिश करना, जो गवर्नमेंट रन होगी शरिया लॉ से। इसकी आइडियोलॉजी प्रमोट करती है एक्सट्रीमिस्ट व्यूज को, एडवोकेट करती है वायलेंस को, टेरर को एज मीन टू अचीव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गोल्स। आईसिस प्राइमरली रिक्रूट करता है डिसइल्यूजन्स इंडिविजुअल्स को, जो यूथ है हमारे, बाई एक्सप्लॉइटिंग देयर इमोशनल वल्नरेबिलिटीज and promising a sense of belonging and purpose. Danger to India's internal security. रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ जो है सोशल मीडिया से इनको रेडिकलाइज करके रिक्रूट कर सकते हैं, जैसे कुछ केसेस हमें देखने को मिले केरला वाले रीजन। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं बढ़ सकती हैं, लोन वुल्फ अटैक्स हो सकते हैं, ये जो है ऐसे काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो है उनको सप्लाई कर सकते हैं। टेररिस्ट नेटवर्क जो हैं लोकल सेल एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ग्लोबल टेररिज्म फैला सकते हैं। आईसिस पोजेस ए ग्रीव इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट through radicalization, recruitment, terrorist activities. Monitoring social media, counter-radicalization programs are crucial for safeguarding national security. Then we have, considering the threats cyberspace poses for the country, India needs a digital armed forces to prevent crimes. Critically evaluate the National Cyber Security Policy 2013 outlined the challenges perceived in its effective implementation. Increasing dependence on digital platforms has made cybersecurity a critical domain for national security. India's National Cybersecurity Policy 2013 aims to safeguard the country's national infrastructures, prevent cyber threats and ensure data privacy. इवेलुएट अगर हम करें पॉलिसी को, तो स्ट्रैटेजिक विजन जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को ये इनकरेज करती है, ठीक है। डिजिटल आर्मर्ड फोर्सेस जो है अलाइन करता है विद द ग्रोइंग थ्रेट्स इन साइबर स्पेस, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड साइबर वॉरियर्स टू प्रोटेक्ट नेशनल एसेट्स। स्ट्रैटेजिक विजन क्या है। प्रमोट करना साइबर सिक्योर इकोसिस्टम को और फॉस्टर करना साइबर हाइजीन को। ये फोकस करता है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एंड इम्प्रूव करता है साइबर स्किल्स को। चैलेंजेस क्या हमें देखने को मिलती हैं। स्किल्ड वर्क फोर्स हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, लीगल फ्रेमवर्क हमारा जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, नेशनल स्ट्रांग एनफोर्समेंट हमारा लीगल फ्रेमवर्क लैक करता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की जो है ये ऑफर करती है एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क, बट फेसेस हैं इसके अंदर बहुत सी चैलेंजेस हमें देखने को मिलती है, जैसे स्किल शॉर्टेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, लीगल वीकनेसेस। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर करता है कंसंट्रेटेड एफर्ट्स अक्रॉस पब्लिक, प्राइवेट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देन वी हैव मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस ए सीरियस थ्रेट्स टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू टेकन कंट्रोल ऑफ दिस मनी। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम एड्रेस कर चुके हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो जहाँ पे ये डिफाइन किया है और किस तरह से जो है ये इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है। सिग्निफिकेंस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, अंडरमाइन करता है ये इकोनॉमिक इंटीग्रिटी को, टेररिज्म फाइनेंस को सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट जो है जहाँ पे रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ब्लैक मनी जो है मार्केट में घूमती रहती है। स्टेप्स क्या हैं कंट्रोल करने के मनी लॉन्ड्रिंग को। लीगल फ्रेमवर्क जो PMLA है इसको स्ट्रांग जो है इसकी रिबोस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। जो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, FIUIND,
तो इसको एम्पावर करना होगा विद बेटर एनालिटिक क्रॉस बेटर ऑपरेशन कोऑपरेशन। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है जहाँ पे जो FATF के साथ जो है हम एंगेज कर सकते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस, नो जो आर कंज्यूमर वगैरह जैसे इनिशिएटिव जो है पब्लिक अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। टू कर मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क्स, एनहांस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज एंड एंगेज इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेफगार्ड्स इन इकोनॉमिक सोवरेन। फिर है व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड व्हाट सिक्योरिटी इंप्लीकेशन डू दीज साइट्स प्रेजेंट। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनेबल करते हैं यूजर को टू क्रिएट प्रोफाइल्स, इंटरेक्ट विद अदर्स और शेयर कर सकते हैं कंटेंट को, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन। सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस इसकी वजह से क्या है? प्राइवेसी कंसर्न्स, हैकर साइबर क्रिमिनल जो है आइडेंटिटी चोरी करके जो है इंपर्सोनेट कर सकते हैं। डेटा ब्रीचेस होती हैं जिस तरह से जो है हैकर्स जो है डेटा जहाँ से निकाल के सेल कर देते हैं। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म जो है जहाँ पे जो है रिक्रूट किया जाता है इसके द्वारा लोगों को। साइबर बुलिंग हैरेसमेंट के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। सुसाइड्स, बहुत से लोग जहाँ से मोटिवेट होकर कमिट कर देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं जैसे फिशिंग अटैक्स, स्कैम्स वगैरह, फ्रॉडलेंट स्कीम्स, यहीं से जो विक्टिम्स होते हैं कॉन्टैक्ट में आते हैं क्रिमिनल्स के। कंक्लूजन इसका क्या है कि जो हमारे पास जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं कम्युनिकेशन और इंटरनेट entertainment benefits. They present serious security risks. Awareness, strict regulation, enhanced security awareness measures are crucial to mitigate these threats. Then we have cyber warfare is considered by some defense analysts to be larger threat than even Al Qaeda or terrorism. What do you understand by cyber warfare? Outline the cyber warfare threats which India is vulnerable to and bring out the state of the country's preparedness to deal with the same. जो साइबर वारफेयर होता है ये रेफर करता है साइबर अटैक्स को बाय वन नेशन टू डिसरप्ट, इमेज और स्टील इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर नेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. It has become a key area of concern for national security, surpassing traditional threats like terrorism. साइबर वारफेयर और इंडिया की वल्नरेबिलिटी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जो सिस्टम्स है, कम्युनिकेशंस होते हैं, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस नेटवर्क से उनको टारगेट किया जा सकता है। क्रिटिकल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, हेल्थ केयर, ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बैंकिंग ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट्स को डिसरप्ट किया जा सकता है। डेटा थेफ्ट एंड एस्पेनेज, डेटा ब्रीचेस के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी 2013 की। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है हमारी सर्ट इन, ठीक है, जो एक पाइवेटल रोल प्ले कर रही है साइबर थ्रेट मिटिगेशन और साइबर डिफेंस इनिशिएटिव्स जैसे NTRO और डिफेंस साइबर एजेंसी जो है बनाई हुई है। कंक्लूड कैसे करोगे? साइबर वारफेयर पोज करता है सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी. टू स्ट्रेंथन प्रिपेयर्डनेस, इंडिया नीड टू कंटिन्यू एनहांसिंग इट्स साइबर डिफेंस infrastructure and collaborate internationally to counter the growing cyber threats. Moving ahead, we have question: discuss the types of organized crimes, describe linkages between threats, terrorists and organized crime that exist at the national and transnational levels. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के टाइप्स क्या होते हैं? जैसे ड्रग की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम। लिंकेजेस क्या होते हैं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के? जैसे फंडिंग, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग होती है इन क्रिमिनल्स के द्वारा। टेररिस्ट और क्रिमिनल्स मिल के ये क्राइम करते हैं। शेयर नेटवर्क्स होते हैं, बोथ एंटिटीज जो होती हैं इनके सेम स्मगलिंग रूट्स होते हैं। ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क्स पर्टिकुलरली अक्रॉस बॉर्डर हवाला वगैरह काम करते हैं। वायलेंस एंड कोएर्शन जो है दोनों के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये प्रमोट करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नेशनल एंड इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी। हमें चाहिए कि हम यूनिफाइड ग्लोबल रिस्पांस टू काउंटर दीज ऑपरेशंस स्टार्ट करें। नाउ वी हैव अनदर दैट इज एनालाइज द complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measure required to be taken to eradicate the menace of terrorism. तो कितना कम्प्लेक्स है टेररिज्म, जहाँ पे पहले डिफाइन किया है। टेररिज्म हैज evolved from traditional state driven conflicts to ideological warfare fueled by religious extremism, geopolitical rivalries and socio-economic injustices. It is no longer limited to one nation or ideology but has become globalized phenomenon. काजेस क्या होते हैं टेररिज्म के? आप देखेंगे पॉलिटिकल ग्रीवांसेस होती हैं जैसे कश्मीर पैलेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेंगी। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आईएसआईएस अलकायदा के द्वारा जैसे प्रमोट किया जा रहा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे नक्सलिज्म वगैरह आप देखेंगे। फेल्ड स्टेट्स जैसे अफगानिस्तान और सोमालिया में, तो वहाँ पे जो वेपन्स होते हैं वो लोगों के हाथ में लग जाते हैं, लोग पावर एक्वायर करना चाहते हैं। लिंकेजेस एंड नेक्सस क्या है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, लीगल रूट, सेफ हेवंस और ट्रेनिंग कैंप्स यूज किए जाते हैं। टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपस में जो है मिलते जुलते हैं, ये कोलैबोरेट करते हैं फॉर फंडिंग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स स्मगलिंग। मेजर्स टू काउंटर टेररिज्म
क्या मेजर लिए जाते हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लॉ एनफोर्स स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, काउंटर नरेटिव्स, ठीक है ना। कंक्लूड कैसे करोगे? टेररिज्म इज मल्टीफेसेटेड इशू requiring combination of military, diplomatic, and socio-economic strategies to effectively eradicate the threat. For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and suggest ways to manage favorable perception among locals. Border areas जो कि बहुत crucial part जो है play करते हैं for the country, they are the first line of defense between terrorists and the nation. तो इन लोगों को जो है अपने फेवर में रखना और इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट ये जहाँ से फेवर ना करें टेररिस्टों। तो स्टेप्स टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स कैसे हो सकता है? हमें इंटेलिजेंस को वहाँ पे जो है एनहांस करना होगा ऐसे रीजन में, बॉर्डर एरियाज में। बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ड्रोन मॉनिटरिंग स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के द्वारा। सिक्योरिटी फोर्स की ट्रेनिंग जो है काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स के लिए और ह्यूमन राइट्स को एम्फोसाइज करते हुए जो है हमें यहाँ पे इंश्योर करनी होगी। मिलिटेंट सपोर्टर्स को पेनलाइज करना होगा ताकि लोग जो है बाकी डेटर हो जाए। मैनेज करना होगा फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स, वो हम कैसे कर सकते हैं? डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स करके, लोकल्स को एंगेज करके और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस इंश्योर करके, मीडिया कैंपेन्स, कल्चरल एक्सचेंजेस, कम्युनिटी डायलॉग्स। कंक्लूड कैसे करिएगा? effective border management relies on preventing militant infiltration, engaging local population, and fostering positive relationship between security forces and local communities. Then we should next to analyze the internal security threats and trans-border crimes along Myanmar, Bangladesh, and Pakistan borders, including LOC. Also discuss the role played by various security forces in this regard. Internal security थ्रेट्स हमें म्यांमार से क्या है, बांग्लादेश से क्या है और पाकिस्तान से क्या है। म्यांमार से देखें तो आप इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ होती हैं नागालैंड, मणिपुर में। बांग्लादेश में आप देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन, आर्म्स, ड्रग्स वगैरह की ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, रिफ्यूजीज आ जाते हैं। पाकिस्तान से आप देखें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ओपनली से प्रमोट करते हैं एलईटी वगैरह दूसरे जो है, या फिर बॉर्डर पे जब वो जो होते हैं ऑपरेशन संदूर के दौरान जो है एलओसी पे इन्होंने जो है फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग ओपन कर। तो ट्रांस बॉर्डर जो क्राइम्स है हमारे, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, वेपन स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बांग्लादेश म्यांमार से वेपन स्मगलिंग, जेंड के रीजन में पाकिस्तान, ड्रग ट्रैफिकिंग म्यांमार बांग्लादेश, तो ये कुछ ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल है? जैसे पीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर को जो है गार्ड करता है, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये रोकता है। असम राइफल्स जो है म्यांमार बॉर्डर को सिक्योर करता है, इंसर्जेंट और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को ये रोकता है। इंडियन आर्मी जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट इनके एलओसी और नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड रहते हैं टू काउंटर मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। इंटेलिजेंस एजेंसीज आप देखेंगे तो प्रोवाइड रियल टाइम इंटेलिजेंस टेररिस्ट सेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन। इंडिया जो है मल्टीफेस्टेड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहा है इसके बॉर्डर पे। Effective border management requires combination of strong security forces, intelligence sharing, diplomatic engagement with the neighboring countries. Cross-border movement insurgents is only one of the several security challenges facing the policy of border in northeast India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also discuss steps to counter challenges. इंडिया म्यांमार बॉर्डर से हमें क्या चैलेंजेस हैं? इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। NSCN के और UNLF पोरस बॉर्डर हैं, सर्वेलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। अच्छा, स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग जहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी गोल्डन ट्रायंगल से जो है जहाँ पे ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बांग्लादेश से देखने को मिलती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर्सेस एक अनदर चैलेंज है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं इसको काउंटर करने के लिए? बॉर्डर सर्वेलेंस को एनहांस करना, डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन करना, म्यांमार के साथ एंगेज करना, बॉर्डर फेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करना, कम्युनिटी आउटरीच और रिहेबिलिटेशन, काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं फोर्सेस के द्वारा। इंडिया म्यांमार की जो बॉर्डर है ये क्रिटिकल सिक्योरिटी चैलेंज पोज करती है ड्यू टू इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच की जरूरत है फॉर बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक development is necessary to address these challenges. India's proximity to two of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concern and explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering, human trafficking, but countermeasures should be taken to prevent the same. जैसे आप देखें तो एक तरफ आप देखेंगे जहाँ पे इंडिया है तो जहाँ पे पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे जो है गोल्डन करीसेंट, जहाँ पे आप देखेंगे थाईलैंड वगैरह ये वाला रीजन है, गोल्डन ट्रायंगल है, तो जहाँ पे भी ओपन होता है जहाँ पे भी, तो जहाँ से इंडिया इसके बीच में आता है। तो लिंकेजेस ड्रग ट्रैफिकिंग और अदर इलिसिट एक्टिविटीज़ के क्या हैं? गन रनिंग, जैसे जो ड्रग कार्टल्स होते हैं
वो प्रॉफिट यूज करते हैं फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग टू परचेज आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक है, ये जो होते हैं अल्टीमेटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, आर्मर्ड इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के पास जाते हैं, जिसकी वजह से मिलिटेंसी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग हमें देखने को मिलती है, हवाला ट्रांजैक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं शेल कंपनी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो होती है, ड्रग एंड ट्रैफिकिंग जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। करप्शन एंड वीक एनफोर्समेंट जो है, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफन जो है करप्शन ले आती है। काउंटर मेजर्स क्या है? एनहांस्ड बॉर्डर सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पब्लिक अवेयरनेस, डिसरप्शन ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क। तो कंक्लूजन में हमने वही चीज जो है यहाँ पे रिपीट की है। द टर्म्स hard pursuit and surgical strikes are often used in connection with armored action against terrorist attacks. Discuss the strategic impact of such actions. Hard pursuit क्या होता है? Refers to military strategy for pursuing enemy combatants across international borders without waiting for formal permission from the neighboring state. This tactic is typically used when terrorists or insurgents flee into another country after committing an attack. Strategic impact इसका क्या होता है कि hard pursuits एक क्लियर सिग्नल सेंड करता है एडवर्सरीज को कि उनके एक्शंस जो हैं वो टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, और अगर टेररिस्ट को वो हार्बर करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत ही खराब होंगे। फिर एनमी ऑपरेशन को ये डिसरप्ट करता है, प्रिवेंट करता है टेररिस्ट को फ्रॉम रीग्रुपिंग एंड डेटर्स फ्यूचर अटैक्स। सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होते हैं हमारे? ये एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसमें एलिमिनेट किया जाता है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिटेंट्स को विद मिनिमल कोलेटरल डैमेज। ये वाला टैक्टिक जो है ऑफन यूज किया जाता है विद इंटेलिजेंस, identifies specific targets such as terror camps within enemy territory. Strategic जो इसका impact है वो है सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है designed to minimize civilian casualties and avoid full-scale conflict. They provide a quick decisive response that neutralizes immediate threats, enhances deterrence effect, and boosts the morale of domestic forces. However, it is executed carefully. Both hard pursuit and surgical strikes are crucial tools in counter-terrorism strategy. While hard pursuits aim to incapacitate fleeing militants, सर्जिकल स्ट्राइक्स प्रिसिजन स्ट्राइक्स होती हैं जो टारगेटेड एक्शन करते हैं टू डिसमेंटल टेरर नेटवर्क्स विदाउट वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. Another issue, terrorism is emerging as competitive industry over the last few decades. Analyze above statement. ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन प्रोफेशनलिज्म ऑफ टेररिज्म को, जहाँ पे आप देखेंगे जो टेररिज्म है इंक्रीजिंगली स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री बनती जा रही है कुछ ग्रुप्स के लिए। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल और सोशल एस्पेक्ट टेररिज्म के जो हैं इवाल्व होते जा रहे हैं ओवर दैट। तो फाइनेंशियल नेटवर्क्स आपको इसको प्रॉपर देखने को मिलेंगे, किडनैपिंग, रैंसम, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह। रिक्रूटमेंट जैसे आईएसआईएस ऑनलाइन रिक्रूट करता है। वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी जो है इनके हाथ में आ जाती है। स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ये इनिशिएट करते हैं विद एडवांस टैक्टिक्स, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। ठीक है ना। टेररिज्म हैज इंक्रीजिंगली बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड एंटरप्राइज विद ए focus on maximizing destruction and profit. Global efforts must address the financial, technological, and strategic aspects of terrorism to mitigate growing threat. Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management. Challenges in border management क्या देखने को मिलेगी? डिफिकल्ट ट्रेन है जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। हॉस्टाइल रिलेशंस हैं विद पाकिस्तान। पोरस बॉर्डर्स आपको इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार की रीजन की देखने को मिलेगी। रिसोर्स इंडिकेट्स जो है सर्वेलेंस रिसोर्सेज है हमारे पास। स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेट करनी होगी, ठीक है, स्ट्रेंथन करना होगा बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्हांस करनी होगी, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्युनिटी कोऑपरेशन की जरूरत। हाउ डज इलीगल आर्म्स ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन पोज ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी? डिस्कस स्ट्रेटजी टू कर्ब दिस, bringing out the factors which give impetus to such migration. Threats posed by illegal trans-border migration. टेररिज्म और इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। रिसोर्स पे स्ट्रेन पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। कल्चरल एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस देखने को मिलती हैं। डेमोग्राफीज प्रोफाइल चेंज होती है। इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वहाँ देखने को मिलती है माइग्रेंट्स के साथ, क्योंकि उनको जब कोई रोजगार नहीं मिलता, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो दे आर इंडल्जिंग इन अदर एक्टिविटीज। फैक्टर्स ड्राइविंग इलीगल माइग्रेशन जो है इकोनॉमिक हार्डशिप जो अपनी कंट्रीज में वो लोग फेस करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे म्यांमार, बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है। वीक बॉर्डर कंट्रोल, पोर्स बॉर्डर हैं तो कहीं से भी माइग्रेंट्स एंटर हो जाए। स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए इसको कर्व करने के लिए? इंप्रूव्ड बॉर्डर सर्वेलेंस होना चाहिए, बॉर्डर कंट्रोल को टाइट करने की जरूरत है, एनहांस करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, सेंसर्स और आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म, अवेयरनेस कैंपेन्स की भी जरूरत। चाइना एंड पाकिस्तान हैव entered into an agreement for the development of an economic corridor, but what threats
डज दिस पोज फॉर इंडिया सिक्योरिटी, ये जहाँ पे CPEC की बात कर रहा है तो ये हमने डिस्कस कर दिया है। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री कोलैबोरेशन है, स्ट्रेटजिक मिलिट्री थ्रेट है, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो काउंटरिंग थ्रेट इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा, सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक अलायंसेस विद US जापान के साथ स्ट्रेंथन करने होगा, मिलिट्री रेडीनेस इंश्योर करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में इंश्योर करने की जरूरत। हाउ फार आर द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लिंक्ड विद द बॉर्डर मैनेजमेंट, particularly in view of long porous borders with most countries of southern, तो इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ कैसे लिंक्ड है, क्रॉस बॉर्डर क्योंकि इंसर्जेंसी होती है, स्मगलिंग ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल माइग्रेशन होता है, एथनिक एंड कम्युनल टेंशंस हमें देखने को मिलती है असम और त्रिपुरा जैसे रीजन्स में, तो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट जो है इंश्योर करेगा टाइटर बॉर्डर कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस, और हम जो है इससे इलीगल माइग्रेशन, इंसर्जेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक सकते हैं। गिव आउट द मेजर sources of terror funding in India and the efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of No Money for Terror conference recently held at New Delhi in 2022। तो मेजर सोर्सेज जो टेरर फंडिंग के इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग है, नार्कोटिक्स ट्रेड है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस फ्रंट्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, किडनैपिंग और रैंसम है। एफर्ट्स टू कंट्रोल कर्टेल टेरर फंडिंग, लीगल मेजर्स लेने की जरूरत है, UAPA, PMLA, NIA को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, FATF, इम्प्रूव्ड सर्वेलेंस फॉर इंटेलिजेंस की जरूरत है। नो मनी टेरर फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 की इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ग्लोबल कंसेंसस डेवलप की जाए ताकि टेररिज्म और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको एड्रेस किया जाए। इसके लिए ग्लोबल कोalition की ये बात करता है और एक्शनेबल आउटकम्स की ये बात करता है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द एंटी टेररिज्म लॉज बाय UAPA 1967 and NIA Act, analyze the challenges in context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organization। अमेंडमेंट्स जो UAPA और NIA एक्ट के अंदर हुई है, तो NIA को जो है मोर जुरिस्डिक्शनल पावर दिए गए हैं इवन आउटसाइड इंडिया, डिजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के, ठीक है। UAPA अमेंडमेंट अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू डिजिग्नेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी जो है की जा सकती है यहाँ पे लिंक्ड विद टेररिज्म एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्विंग इन टेरर फाइनेंसिंग। कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट नेसेसरी जो है एस्केलेटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा। ऑपोजिशन टू UAPA क्या है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के द्वारा आर्बिट्रेरी किसी को भी डिटेन किया जा रहा है UAPA के नाम पे बेसिक, ठीक है। मिस पावर का मिसयूज होता है, एक्सेसिव पावर जब लगते हैं एजेंसीज के हाथ में, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जो है लैक कर रही होती है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो है इन एक्ट्स को लेकर हमें देखने को मिलता है। While amendments to UAPA and NIA are seen crucial strengthening India's counter-terrorism efforts, they raise concern regarding the potential misuse of power and human rights violations. This is need for transparency, accountability in implementing these laws. Human rights activists constantly highlight the fact that AFSPA is a draconian act leading to cases of human rights abuses by security forces. What sections of AFSPA are opposed by the activists critically evaluate the requirement with reference to the view held by अपेक्स कोर्ट। अफसपा की जो ऑपोजिशन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा की जाती है, एक तो सेक्शन 4A को लेकर, यहाँ पे क्या है सेक्शन 4A अफसपा का जो है, इसके अंदर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो डेडली फोर्स को यूज कर सकते हैं एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स को 6 महीने तक जो है विदाउट ट्रायल जो है डिटेन यहाँ पे किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स आर्ग्यू करते हैं कि ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन जो है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है बहुत सी देखने को हमें मिलती हैं इसकी वजह से, मणिपुर के केसेस जैसे देखने को मिले। सेक्शन 4B जो है सिक्योरिटी फोर्सेस परमिटेड टू एंटर एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस विदाउट वारंट, क्रिटिक्स व्यू दिस एज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। देन सेक्शन 6 जो है ये लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फोर्सेस को कि जो एक्शन वो ले रहे हैं अफसपा के अंदर, तो देन उनके बाद जो है कार्रवाई होती नहीं है गवर्नमेंट फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। अपेक्स कोर्ट व्यू करता है इसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम्फसाइज किया है कि जो अफसपा है वो नेसेसरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन डिस्टर्बड एरियाज, लेकिन जो है ये it must not be used to justify human rights violations, ठीक है। The court has mandated that military operations must adhere to the principle of human dignity and accountability. It also called for the review of SAFA in areas where it has been enforced for long periods, such as Nagaland and Jammu and Kashmir, to assess whether it is still required. तो conclude आप कैसे करेंगे? The SAFA remains a controversial law due to its potential for abuse and human rights violation. However, given the security situation in disturbed areas, it is urgent that temporary measures like AFSPA
may be necessary. A careful balance must be struck to ensure security while respecting fundamental rights. So this is how you will be ending this. So इस तरह से हमने जो है ये सारे सेक्शन कर लिए. With this मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय.